हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि क्लास 10th और 12 दोनों के लिए से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है और अच्छी तरीके से इन्हें नोट्स में ऐसे क्या करना है, तैयार करना है ना। तो बच्चों, समझते हैं। पहला है क्वेश्चन कि फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो फाइलेरिया जो रोग होता है बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जंतु वैज्ञानिक नाम फाइलेरिया रोग के रोग कारक का वुचेरिया बैंक्रोफटाई। क्या होता है? वुचेरिया बैंक्रोफटाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए व आरएनए में अंतर बताने हैं। तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं, समझते हैं। डीएनए और आरएनए, तो बच्चों पहला पॉइंट है, लिख सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम। जबकि आरएनए जो होता है, इसका पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आगे समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? डीएनए जो होता है बच्चों, ये द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी होती है? द्विकुंडलित संरचना। और जो आरएनए होती है वो कैसी होती है? एक कुंडलित संरचना होती है। कैसी होती है? एक कुंडलित। अगला पॉइंट क्या कहेंगे? जो बच्चों डीएनए होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है, इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों पाए जाते हैं। तो डीएनए में क्या पाया जाता है? केंद्रक, और इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों पाए जाते हैं। और दोनों जेनेटिक होते हैं, दोनों आनुवंशिक होते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। आगे समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेस क्षारक होते हैं। तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस क्षारक जो होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होते हैं। जबकि इसमें क्या लिखेंगे? इसमें ऐसे चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन बेस जो क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, और इसमें थाइमिन की जगह पर होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल। और अगला है साइटोसिन। क्या होता है? साइटोसिन। आगे समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कह रहा है कि किन्हीं 3 जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम बताना है। तो बच्चों बता दें कि जैव विविधता जो तप्त स्थल होते हैं, ये भारत में टोटल 4 हैं। कितने हैं भारत में? कुल तप्त स्थल जो हैं, तप्त स्थलों की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? एक तो इंडो बर्मा है। क्या है? इंडो बर्मा। एक है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय है। अगला है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट। और यहाँ से एक है सुंडा लैंड। क्या है? सुंडा लैंड, सुंडा लैंड। ये हैं 4 तप्त स्थल भारत में: इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और सुंडा लैंड। तो इनको बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आगे समझते हैं। अगला क्या है प्रश्न? अगला कह रहा है कि बताना है किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं। क्या बताने हैं? किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यान, 3 नेशनल पार्क बताने हैं। तो बच्चों बता दें कि टोटल भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है 106। कितने हैं? 106। कह रहा है 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताना है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो बच्चों ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो अच्छा, ये कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। कहाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है।
तो बच्चों ये हो गए तुम्हारे 3 राष्ट्रीय उद्यान। तो तुमको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, किस जिले में है ये। आगे का क्वेश्चन है, करेक्ट मानव में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। तो सार्टोली कोशिकाएं होती क्या है बच्चों, सार्टोली कोशिकाएं तो बच्चों बता दें कि एपिथीलियम, क्या एपिथीलियम, एपिथीलियम। तो यार ये एपिथीलियम की जनन कोशिकाएं जो होती हैं, जनन कोशिकाएं, तो एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं के मध्य में फूली जैसी जो संरचनाएं दिखाई देती हैं, मध्य फूली जैसी संरचनाएं, फूली जैसी संरचनाएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सार्टोली कोशिकाएं कहते हैं। तो बच्चों इनका कार्य क्या होता है, क्या इनकी एक्टिविटी होती है। तो इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। किसको, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। तो इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। आगे का प्रश्न है, कह रहा है कि डीएनए की मतलब ऐसे 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम बताइए। तो बच्चों डीएनए की 4 न्यूक्लियोटाइड इकाई क्या होती है, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन, साइटोसिन। तो ये है न्यूक्लियोटाइड की 4 इकाइयां। फिर कह रहा है किन्हीं 3 आभासी फलों के नाम बताने। तो 3 आभासी फल कौन कौन से होते हैं, सेब, लिख सकते हो नाशपाती, और क्या होता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो ये बच्चों 3 आभासी फल हैं। सेब का पूछ देता है कि साइंटिफिक नाम क्या होता है। तो सेब का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मेलस डोमेस्टिका। क्या होता है, मेलस डोमेस्टिका होता है। अक्सर पूछ दिया जाता है सेब का साइंटिफिक नेम, तो क्या बताएंगे, मेलस डोमेस्टिका होता है। आगे समझते हैं, कह रहा है कि पुष्पों का दैनिक जीवन में महत्व बताना है कि पुष्पों का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। समझते हैं कि पुष्पों का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर, जैसा कि बता दें कि जो पुष्प होते हैं ये बच्चों पादपों का क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, जो जनन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि पुष्प जो है पादपों का जनन अंग है, पादपों का जनन अंग होते हैं जो जनन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। अगला है, लिख सकते हैं पॉइंट, पुष्प होते हैं ये बच्चों क्या करते हैं, परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। पुष्पों के द्वारा ही क्या होता है, पौधों में परागण की क्रिया होती है। तो कहेंगे पुष्प परागण की क्रिया में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पुष्प जो होते हैं यही बच्चों क्या करते हैं, परागण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पुष्पों के द्वारा ही ऐसे जो कीट होते हैं ये उनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और परागण की क्रिया हो जाती है इसमें। तो लिख सकते हैं कि पुष्प कीटों को परागण करने के लिए, अरे भाई कीटों को ही नहीं हम लोगों को भी ऐसे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हम लोग भी जहां देखते हैं, देखा नहीं फूल लगे हैं और सेल्फी लेना स्टार्ट कर देते हैं, कर देते हैं नहीं कर देते हैं। तो ऐसे पुष्प क्या करते हैं, कीटों को और जंतुओं को और ऐसे मनुष्यों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कह सकते हैं पुष्प कीटों को परागण की क्रिया करने के लिए
अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यार बता दें तुमको, सारे जो कीट होते हैं ये परागण नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन की पूर्ति के लिए मतलब आ जाते हैं और उनके मकरंद को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन परागण की क्रिया नहीं करते हैं। इन्हीं को कहते हैं बिना बुलाए हुए मेहमान। ठीक न, तो बिना बुलाए हुए क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और ऐसे परागण की क्रिया नहीं करते हैं न, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को कर लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि पुष्प पादपों का जनन अंग होते हैं, लिख सकते हो, जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। पुष्प परागण की क्रिया में सहायता करते हैं। पुष्प कीटों को परागण की क्रिया के लिए अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हो। तो ये पॉइंट लिख सकते हो और काफी फैक्ट्स है। तो ऐसे काफी इजी क्वेश्चन है, इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। अगला समझते हैं। ये यार सारे जो क्वेश्चन है ये दैनिक जीवन से तुमको संबंधित लग रहे होंगे, तो इनको क्या करना है, अपने तरीके से भी। ठीक, कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनको अपने तरीके से भी लिख सकते हो ना। जैसे अब है वनों का महत्व आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, दैनिक जीवन में वनों का क्या महत्व होता है। तो यार मतलब तुमको पता होगा कि वनों का महत्व क्या होता है ना। तो बताते हैं तुमको वनों का क्या महत्व होता है। वन जो है ये हमारी दैनिक जीवन की अमूल्य निधि है। कैसी निधि है, अमूल्य निधि है। मतलब क्यों, क्योंकि वनों के द्वारा हमें इमारती लकड़ियां, इमारती लकड़ियां व अन्य खाने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो बच्चों जो वन होते हैं ये करते क्या, वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। क्या, वनों के द्वारा ही वर्षा होती है। अगर वन नहीं होंगे तो वहां से वर्षा क्या होगी, नहीं होगी भाई। ठीक, तो वन, जो वन होते लिख सकते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, में सहायक होते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वन जो होते हैं ये क्या करते हैं, वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है, जो बच्चों वन होते हैं ये जानवरों के संरक्षण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पशु पक्षी वगैरह होते हैं तो क्या होते हैं, जहां पर जंगल ज्यादा होते हैं वहीं पर ऐसे रहने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे कई सारे ऐसे जंगली जानवर होते हैं जिनसे बचने के लिए जो छोटे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं। और ऐसे, और जो हम आदमानव वगैरह होते हैं जो शिकार करते हैं तो उनसे भी बचने के लिए ऐसे क्या होते हैं, वो काफी घने जंगलों में मतलब रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है जो वन होते हैं ये जंतुओं के संरक्षण में भी सहायक होते हैं, संरक्षण में भी सहायक होते हैं। चौथा पढ़ लीजिए बच्चों, वन होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे जो पर्यावरण है इसको क्या कर बनाए रखते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। वन पर्यावरण को, पर्यावरण को संतुलित व प्रदूषण मुक्त बनाए रखते हैं, बनाए रखते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो वनों के बारे में ना, तो ये इनको ऐसे लिख सकते हो। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, नर और मादा को जिन बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। तो गौण लैंगिक लक्षण किन्हें कहते हैं, कि नर और मादा को, स्त्री या पुरुष कह सकते हो, इनको जिन बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है, दोनों में अंतर स्पष्ट किए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मच्छर से होने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम बताने हैं। बच्चों मच्छर से होने वाले किन्हीं 3 रोग कौन कौन से हैं? मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? डेंगू हो जाता है, क्या होता है? डेंगू। और इससे क्या हो जाता है? फाइलेरिया हो जाता है, फाइलेरिया। और क्या हो जाता है इससे? मलेरिया भी हो जाता है, क्या हो जाता है? मलेरिया। देखो डेंगू जो होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है बच्चों एडीज मच्छर के काटने से। किसके? फिर मादा एडीज मच्छर के काटने से, मादा एडीज। फाइलेरिया किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। किसके? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और जो मलेरिया होता है ये किसके काटने से होता है? तो बच्चों बता दें कि जो मलेरिया होता है ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, एनाफिलीज के काटने से होता है। तो ये मच्छर से होने वाली बीमारियां हैं और इनके ये रोग वाहक हैं। आगे समझते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मटर गुलाब गुड़हल के वानस्पतिक नाम बताने हैं। मटर गुलाब और गुड़हल के वानस्पतिक नाम बताने हैं। तो बच्चों मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अगला कह रहे हैं गुलाब। तो गुलाब का होता है, गुलाब का बच्चों होता है रोजा सेंटिफोलिया, सेंटिफोलिया। गुड़हल का होता है बच्चों हिपकसस रोसा साइनेसिस, हिपकसस रोसा साइनेसिस, साइनेसिस। क्या बताया हमने? मटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। गुलाब का क्या होता है? रोजा सेंटिफोलिया। गुड़हल का क्या होता है? हिपकसस रोसा साइनेसिस होता है। आगे समझते हैं। अगला कह रहा है किन्हीं 4 विटामिन के नाम बताइए और उनके रासायनिक नाम बताने हैं। तो विटामिन जैसे कौन कौन से विटामिन? विटामिन ए है। विटामिन ए का बच्चों रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसी तरीके से विटामिन बी है, विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है बच्चों थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन। इसी तरीके से विटामिन सी है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक, स्कारबिक अम्ल होता है। इसी तरीके विटामिन डी है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सोफेरॉल। क्या होता है? कैल्सोफेरॉल होता है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य नाम बताना है। सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य। तो भारत में टोटल बच्चों पक्षी अभयारण्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 528 अभयारण्य। कुल कितने हैं? 528। तो इनमें से कह रहा है कि जो फेमस है पक्षी अभयारण्य, तो बताने कौन कौन से फेमस है। एक तो काफी फेमस है बच्चों भरतपुर, भरतपुर पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। सुल्तान पक्षी अभयारण्य है, सुल्तान। और यहाँ से सलीम है, कुमारकोम है, सलीम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम। तो ये है पक्षी अभयारण्य। जो काफी फेमस पक्षी अभयारण्य है वो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि फैल्कॉन, बतख और क्रेन जैसे पक्षियों के लिए काफी ज्यादा चर्चित रहता है ना। कई सारे पक्षी यहाँ पर तुमको देखने को मिल जाएंगे ना। फिर कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बच्चों? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? और कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कह रहा है कि क्या भूमिका होती है, क्या उपयोगिता होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता, तो ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है बच्चों। तुमको बता दें कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है
इसके द्वारा ऐसे क्या किया जाता है, किसी भी अपराधी, बलात्कारी और ऐसे कोई भी खूनी सस्पेक्ट है तो उसको क्या किया जा सकता है, डीएनए जांच के द्वारा से मतलब उसको उसके किए की सजा दिलाई जा सकती है। इस प्रक्रिया के द्वारा अपराधी की पहचान की जा सकती है। तो अपराधी लिख सकते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अपराधी, बलात्कारी बलात्कारी खूनी आदि की जांच करके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा उसे उसके किए की सजा दिलाई जा सकती है। उससे उसके किए की सजा दिलाई जा सकती है। सजा दिलाई जा सकती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे को उसका मातृत्व दिलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बच्चे को उसका मातृत्व दिलाया जा सकता है, उसकी असली माँ से मिलाया जा सकता है बच्चे को। जैसे कि मान लो किसी ने किसी का बच्चा बचपन में चोरी कर लिया और उस बच्चे के पीठ पे या फिर कहीं आर्म में, ठीक, या कहीं पर ऐसे कोई क्या है, मार्क है, जो वो उसकी जो माँ है असली, वो उसको जानती है। तो मान लो किसी ने चोरी कर लिया, अब कुछ समय के बाद ऐसे किसी के सामने मतलब देख लिया अपने बच्चे को, तो अगर ऐसे वो कहेगी कि नहीं ये हमारा बच्चा है, फिर भी अगर वो मानने को नहीं तैयार है, वो कह दे कि नहीं ये हमारा ही बच्चा है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ऐसे जांच की जा सकती है कि ये किसका बच्चा है। कानूनी कार्रवाई के आधार पर मतलब उसका बच्चा उसको वापस दिलाया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा बच्चे को उसका मातृत्व दिलाया जा सकता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा लिख सकते हैं, बच्चे को उसका मातृत्व दिलाया जा सकता है। बच्चे को उसका मातृत्व दिलाया जा सकता है। तो ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बच्चों उपयोगिता। आगे कह रहा है कि परागण में जंतुओं की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों परागण में जंतुओं की क्या भूमिका होती है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो बता दें कि जो परागण होता है, इसके में जंतु परागण की डिफिनेशन लिखनी है। किसकी, जंतु परागण, जूफिली। जंतु परागण क्या होता है, जूफिली, जूफिली। तो बच्चों जंतु परागण क्या होता है, जब परागण की क्रिया जंतुओं के द्वारा होती है तो इसे क्या कहते हैं, जंतु परागण कहते हैं। जैसे दुनिया का एक सबसे बड़ा पुष्प है जिसका नाम है रेफ्लेसिया। क्या है, रेफ्लेसिया। तो जो रेफ्लेसिया होता है, इसमें परागण की क्रिया जो होती है वो किस जंतु के द्वारा होती है, तो तुमको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेफ्लेसिया में किसके द्वारा परागण होता है। तो लेकिन ये तुमको बता रहे हैं कि इसमें परागण क्या होता है, जंतु परागण होता है। क्या होता है, जंतु परागण होता है। और वो कौन सा जंतु है जिसके द्वारा इसमें परागण की क्रिया होती है। आगे समझते हैं। कह रहा है कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक जो होते हैं बच्चों, इसमें लिखेंगे जैव उर्वरक में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक, ये रासायनिक उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं। जैव उर्वरक जो होते हैं, मतलब जैव उर्वरक के जो स्रोत होते हैं, जैव उर्वरक के स्रोत, इसके जो स्रोत हैं, इसका स्रोत होता है कवक, जीवाणु भी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। कवक है, जीवाणु है और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, जैव उर्वरक के स्रोत होते हैं। तो इन पोषक तत्वों के द्वारा क्या किया जाता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि तुमको बता दें, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये बच्चों धान की खेती के लिए, किसके लिए, धान की खेती के लिए,
काफी उपयोगी साबित होता है। ये करता क्या है, वायुमंडल से, पता है वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थितीकरण पृथ्वी पर नाइट्रेट यौगिक के रूप में क्या कर देता है, कर देता है, जिससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बच्चों आगे का प्रश्न है, कह रहा है मानव कल्याण में भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो बच्चों मानव कल्याण में भूमिका निभाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एजोबैक्टर हो गया, क्या होता है, एजोबैक्टर, एस्टोबैक्टर है, एस्टोबैक्टर, और क्या है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो जो लैक्टो मतलब जो एजोबैक्टर है और है, ईस्ट भी है, क्या है, ईस्ट। तो इनके द्वारा ऐसे मानव कल्याण में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं या वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे एजोबैक्टर के द्वारा जैव उर्वरक बनाए जाते हैं, जैव उर्वरक तैयार किए जाते हैं। एस्टोबैक्टर के द्वारा सिरका का उत्पादन किया जाता है, किसका, सिरका का उत्पादन किया जाता है। और लैक्टोबैसिलस के द्वारा दही वगैरह तैयार किया जाता है, और ईस्ट के द्वारा एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव हैं जो मानव कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किण्वन प्रक्रिया क्या होती है। तो बच्चों बता दें ये किस प्रक्रिया द्वारा ये सारे तैयार किए जाते हैं पदार्थ, जैव उर्वरक, सिरका, दही, एल्कोहल, सारे ये ठीक किण्वन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सिरका, दही, एल्कोहल को तैयार किया जाता है। किण्वन क्या प्रक्रिया होती है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं उनको सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आगे तक कैसे भेज देना इसे। तो फिर मिलते हैं आपको एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।